हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हाट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? लेट्स टेक ए बॉडी. लेट्स सपोज दिस इज अ बॉडी. लेट्स टेक ए बॉडी ऑफ एनी शेप. ये किसी भी शेप की हो सकती है. तो बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है. ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है. तो वेरियस मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है और हर एक मॉलिक्यूल का अपना मास होगा, अपना वेट होगा. दैट्स वाज दिस इज W1, W2, W3, W4, W5, सो ऑन. इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल है सबका अपना अपना वेट होगा. सो अगर हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ दिस बॉडी को लेके चले तो इस बॉडी का अपना एक वेट होगा जो किसी एक पॉइंट से एक्ट करेगा. जो वेट है वो जिस पॉइंट से कंसीडर किया जाएगा, अज्यूम टू बी एक्टेड अपॉन दिस पॉइंट, तो वो पॉइंट हमारा जी होगा. दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर होल मास और होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू एक्ट. CG or center of gravity is a point through which whole weight of the body is assumed to act. A body can have only one CG. एक बॉडी का एक ही CG होता है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजिंग पोजीशन ऑफ द बॉडी. जैसे बॉडी की पोजीशन अभी ये है, अगर मैं इसकी पोजीशन थोड़ी ऐसे कर लूँ तो जो पॉइंट जी है जो पहले जहाँ था वहीं पर ही रहेगा. और अगर मैं इसकी पोजीशन और भी चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज दिस टाइप ऑफ पोजीशन वी हैव चेंज, तो यहाँ पर जो वेट है वो उसी जी पॉइंट पे एक्ट करेगा. वो जी पॉइंट जो है उसी जगह पर लाई करेगा जहाँ पर यहाँ इस पोजीशन पर लाई कर रहा था. तो पोजीशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा CG पे. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द बॉडी. ये शेप ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगा. इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट. ये एक तरह का इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ से पूरा का पूरा वेट एक्ट कर रहा है बॉडी का. और ये बॉडी के अंदर लाई कर सकता है या आउटसाइड भी लाई कर सकता है. अब जैसे आपने देखा होगा, एक गेम आती है मोबाइल में, आप खेलते होंगे, कि जिसमें बॉक्सेस बॉक्सेस को आपको बैलेंस करना होता है. एक के ऊपर एक बॉक्सेस बैलेंस करते जाते हो आप. ठीक है. तो ये बैलेंस कैसे होते हैं ये बॉक्सेस? दिस इज़ ड्यू टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जब तक आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही पोजीशन पर, सही एक्सिस पर लाई कर रहा है, तब तक आपका जो ये सिस्टम ऑफ बॉडीज़ है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. ठीक है. तो ये सारा CG का खेल है. और आपने एक फ़ोटो, वायरल फ़ोटो या वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें रिवर के स्टोन्स पे एक पर्सन छोटे बड़े स्टोन्स को लेता है इन रैंडम और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट पोजीशन पे उनको स्टेबलाइज करता है. तो ये स्टेबल कैसे हो पा रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब इन स्टोन की वजह से जो एक कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी बन गई है, एक बॉडी कंसीडर हुई है, उसका CG किस तरफ को एक्ट कर रहा है. अगर वो वर्टिकली इंक्लाइंड एक्सिस के अलोंग एक्ट कर पा रहा है तो ये जो स्टोन्स है वो आपके स्टेबल हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट है सेंट्रॉइड. अब जो फिगर हम देखते हैं, जैसे ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ओके, स्क्वायर, तो इस तरह की जो फिगर्स है, दीज आर कॉल्ड लेमिनाज. इनका कोई मास नहीं होता, ओनली शेप कंसीडर की जाती है. यहाँ पर शेप कंसीडर की जाती है ओनली. यहाँ मास नहीं होगा, लेकिन इन शेप्स का कुछ एरिया होता है. ठीक है. तो लेट्स सपोज एक बॉडी है, तो वो बहुत सारे एरियाज मिला के, बहुत सारी शेप्स को मिला के उसका एरिया बन जा रहा है. दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, सो ऑन. तो इस तरह से जो ये बॉडी है, इसका कंप्लीट एरिया जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया.
ओके, तो इसको भी जी से ही डिनोट किया जाता है। और कभी कभी हम सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी बोल सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल है इनके नेम्स। लेकिन आपको अगर सेंट्रॉइड दिया जाए और शेप्स दी जाए तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर हम एरिया कंसीडर करेंगे इन शेप का, और सेंट्रॉइड हम वहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या हुआ, वेयर द पॉइंट एट विच होल एरिया ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू एक्ट। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट अज्यूम कर रहे थे किसी एक पॉइंट पे, वैसे ही हम होल एरिया यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं अज्यूम टू एक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सिस ऑफ रेफरेंस एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड अगर निकालना हो डिफरेंट शेप का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, तो वहाँ पर हमें एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेनी होती है और एक्सिस ऑफ रेफरेंस से एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी चेक करनी होती है। ओके, सो लेट्स सपोज वी हैव ए बॉडी, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड बोले वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है इस पॉइंट पे। अब हमें कुछ रेफरेंस एक्सिस लेनी पड़ेगी जिससे हम इस पॉइंट जी की पोजीशन मेज़र कर सके। अब पॉइंट जी की पोजीशन, जैसे हम किसी पॉइंट को एक्स और वाई एक्सिस पे चेक करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, तो कोई पॉइंट पी अगर यहाँ पर ले तो वो एक्स वाई इस तरह से लिखा जाता है ग्राफ जब बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है एक्स, दिस इज कॉल्ड एज एक्स, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इस पॉइंट का वो वाई होता है। इसी तरह से जो पॉइंट जी है इसकी पोजीशन हम ओरिजिन से कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ये ओरिजिन था यहाँ पर, यहाँ ओरिजिन, किसी ओरिजिन से कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अब एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बॉडी का लोएस्ट पार्ट है वहाँ पर बॉटम वाली एक्सिस पास कराते हैं, एंड जो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पार्ट है बॉडी का वहाँ पर हम ये वर्टिकल एक्सिस पास करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी की पोजीशनिंग की जाती है और फिर हम कहते हैं कि दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। जो ये एक्स और वाई है, दीज आर एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर दिस बॉडी। ओके, अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आएगी दैट इज़ एक्स, और वर्टिकली जो हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ वाई बार एक्स बार। एक्स बार और वाई बार हम काउंट करते हैं फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पॉइंट अगर हमें ग्राफ पे लिखना हो तो वो लिखेंगे एक्स बार कॉमा वाई बार। ओके, सो दिस विल बी द पॉइंट जी, दैट इज सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस जो है, ये दोनों एक्सिस हमारे पास एक्सिस ऑफ रेफरेंस आ गए, जहाँ से हम विच इज़ टेकन एज रेफरेंस टू मेजर द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि एक्सिस अबाउट विच द एरिया ऑफ फिगर इज सिमेट्रिकल टू बोथ साइड ऑफ द एक्सिस, सी जी लाइन ऑन सिमेट्रिकल एक्सिस। अगर किसी फिगर की हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाए, किसी बॉडी की एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाए, तो उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही हमारा सी जी, जो जी पॉइंट है, वो लाई करेगा। अब जो हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी एक्सिस है जहाँ पर बॉडी की, जिसके दोनों तरफ बॉडी का एरिया जो है वो सेम रहे। जैसे हम यहाँ से बात करें कि इस एक्सिस के लेफ़्ट और राइट साइड अगर एरिया सेम आ जाता है, दिस एरिया इज़ ए, दिस एरिया इज ऑल्सो ए, तो इस बॉडी के लिए ये वाली एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। लेट्स सपोज एक अनदर बॉडी है, अगर हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग ये एरिया सेम आ जाता है अपर साइड और लोअर साइड, तो हम बोलेंगे जो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है इस बॉडी के लिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शेप्स यहाँ पर जैसे दे रखी है। फर्स्ट वन इज़ द रेक्टेंगल, फिर सर्कल है, फिर हमारे पास ट्राइंगल है, फिर टी शेप सेक्शन है हमारे पास। तो इसके लिए अगर हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल के लिए
तो अगर रेक्टेंगल के मिडल से यहाँ पर एक्सिस पास थ्रू करे तो हमारे पास क्या है कि लेफ़्ट और राइट साइड जो है सेम एरिया आपको एक्सिस के दोनों तरफ मिलने वाला है। दिस y dash axis is the axis of symmetry for this rectangle and also अगर यहाँ पर हम हॉरिजेंटल भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करें तो यहाँ पर भी अपर और लोअर साइड सेम एरिया आ रहा है, तो हॉरिजेंटल जो एक्सिस है वो भी इसके लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री काउंट की जाएगी। सो हेयर x dash axis and y dash axis आर एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस रेक्टेंगुलर शेप। वैसा ही यहाँ पर भी होगा, सर्कुलर है तो इसके लिए भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। और यहाँ अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल जो है ओनली वर्टिकली सिमेट्रिक बन जाएगा, क्योंकि एरिया जो है इस तरफ और इस तरफ सेम ट्रायंगल बन रही, तो एरिया जो है इस तरफ और इस तरफ सेम आएगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस ट्रायंगल होगा। अब अगर हम टी सेक्शन की बात करें तो टी सेक्शन को अगर वर्टिकली डिवाइड कर दिया जाए तो इस तरफ का जो एरिया होगा वो राइट साइड के एरिया के इक्वल आ जाएगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है इसके लिए वाली एक्सिस है दैट विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस टी शेप। वैसा ही यहाँ पर ट्राइंगल का केस भी है। सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम जब भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, हमें किसी बॉडी का सीजी या सेंट्रॉइड निकालना हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है ऑफ ए फिगर बाय मोमेंट एरिया मेथड। सो लेट्स सपोज वी हैव ए बॉडी जिसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है, पॉइंट जी निकालना है। सो लेट्स सपोज पॉइंट जी इज ओवर हेयर। तो ये जो बॉडी है ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया से मिलके बन रही है हमारी। लेट्स सपोज दिस इज द वन एरिया और इसको हम बोल रहे हैं A1, और फिर उससे अगला जो एरिया है लेट्स सपोज दिस एरिया, दिस इज A2, और उससे जो अगला एरिया है लेट्स सपोज दिस इज द एरिया A3। इसी तरह से जो लास्ट एरिया आपके पास है दिस एरिया, दिस इज AN। तो बहुत सारे शेप्स को मिला के ये कंप्लीट बॉडी हमारी बन रही है और पॉइंट जी हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेना। तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रेफरेंस जो है एक तो बॉटम में लेंगे, दूसरा हम एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में लेंगे, ठीक है। तो दीज आर एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्स और वाई लेंगे एक्सिस ऑफ रेफरेंस। अब जो A1 है, A2 है, A3 है, इनका भी अलग अलग जो बॉडी है इनका भी सेंट्रॉइड होगा, G1 होगा, G2 होगा, इसका G3 होगा, और सो ऑन AN जो है उसका GN होगा पॉइंट। तो ये पॉइंट x1 पे लाई करेंगे, y1 पे लाई करेंगे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेफरेंस से। ये x2 y2 पे लाई करेगा, ये x3 y3 पे लाई करेगा, ये x4 y4 पे लाई करेगा। अब अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ मूवमेंट, लॉ ऑफ मूवमेंट में हमारे पास क्या होता था कि जितने भी फोर्सेस लग रही है किसी फोर्स सिस्टम में, उनका समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, लेट्स सपोज जी पॉइंट के अलॉन्ग अगर मूवमेंट निकालनी है तो वो होता था रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल, और जो डायरेक्शन होती थी, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, लेट्स सपोज डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो आर इंटू डी इज़ द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट दैट जी पॉइंट। तो उस जी पॉइंट के अलॉन्ग रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल होता था। तो वही यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो एरिया है उसका मूवमेंट निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया का मूवमेंट हम निकालेंगे एक्स की डायरेक्शन में, यहाँ पर रिजल्टेंट की जगह हम एरिया ले रहे हैं, ओके। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया इंटू एक्स बार विच इज़ इक्वल टू, अब A1 की बात करें तो A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3 प्लस सो ऑन AN इंटू XN, ठीक है।
और यहाँ से अगर एक्स बार निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3 प्लस सो ऑन, जितने भी आपके पास बॉडीज़ है, जितनी भी कंपोजिशन ऑफ बॉडीज से एक बॉडी बन रही है, और अपॉन में कैपिटल A। सो दिस इज़ द x बार। इसी तरह से हम A इंटू वाई बार निकालेंगे, दैट इज़ A1 Y1। अब जो A इंटू वाई बार है वो हम इस y एक्सिस के अलॉन्ग हमने जो निकाला वो x बार निकाला, और जो y बार निकालना है वो हम x एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे। यहाँ से जो डिस्टेंस x एक्सिस का डिस्टेंस होगा, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ x बार, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट G का डिस्टेंस है दैट इज़ y बार। अब यहाँ पर A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3, और इसी तरह से जितने भी आपके पास फिगर्स और एरिया अवेलेबल होंगे। यहाँ से y बार निकालना हो तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस सो ऑन अपॉन टोटल एरिया। अब जो ये टोटल एरिया है ए, दिस कैन बी रिटन एज, जितनी भी बॉडीज़ हमारे पास है उन सब का एरिया का समीशन अगर करें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाता है, सो ऑन अप टू AN। तो यहाँ से x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर दी हमने। तो यही मेथड हम यूज़ करेंगे इन न्यूमेरिकल सॉल्विंग। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए फिगर निकालना है। अभी हमने सेंट्रॉइड निकाला, तो सेंट्रॉइड में हमारा एरिया आता था। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो है वो वेट लेंगे बॉडीज़ का। तो लेट्स सपोज ये कोई बॉडी है और ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ को मिला के बनी है, लेकिन इस होल बॉडी का जो जी है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, और जो जी है ये जो रेफरेंस एक्सिस है इनसे जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दीज आर द एक्सिस ऑफ रेफरेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्स बार, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ वाई बार। ओके, अब जो ये बॉडी है ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी को मिला के बनी है, तो उनका अपना एक G1 है और यहाँ पर G2 है। वेट जो एक्ट कर रहा है दैट इज़ W1 एक्ट कर रहा है, यहाँ से W2 एक्ट कर रहा है, और कोई और बॉडी है G3 और यहाँ से वेट एक्ट कर रहा है G3। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ मिला के इस कंप्लीट बॉडी को बना रही है, और हर एक बॉडी का अपना G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो वेट एक्ट कर रहा है दैट इज़ W1, यहाँ W2, यहाँ W3 और यहाँ W4, और कंप्लीट जो होल बॉडी है उस पर जो वेट एक्ट कर रहा है दैट इज़ W एट पॉइंट G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये पॉइंट G कैलकुलेट करना है। अब ये G1 जो है वो हमारा x1 y1 के डिस्टेंस पे है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेफरेंस, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे। तो इसमें जो रिजल्टेंट है दैट इज़ वेट, रिजल्टेंट फोर्स वेट है, और उसका जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज एक्स बार कैलकुलेट करना हो तो वो एक्स बार आएगा फ्रॉम वाई एक्सिस अगर कैलकुलेट करना है मूवमेंट। तो बाकी जो पॉइंट्स है इन सब का वेट W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस सो ऑन, जितने भी फिगर्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, अब जो वेट है, वेट की अगर हम बात करें दैट इज़ इक्वल टू मास। तो यहाँ से जो एक्स बार जो यहाँ पर आ रहा है W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अपॉन टोटल W। तो जो टोटल W है वो हमारा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये एक्स बार कैलकुलेट हुआ। अगर हम मास की बात करें तो W1 की जगह हम लिख सकते हैं M1 इंटू जी x1 प्लस M2 जी x2
प्लस M3G(X3) एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आपकी बॉडीज़ अवेलेबल है, जितनी भी बॉडीज़ इसको मिला के एक कंप्लीट बॉडी बना रही है। एंड नीचे लिख सकते हैं M टोटल मास, और जो मास है दैट इज़ M1 प्लस M2 प्लस M3 सो ऑन, इस तरह से मिला के बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू जो आने वाली है, सॉरी x बार नॉट x बार इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस सो ऑन अपॉन टोटल M। ठीक है, ये x बार की वैल्यू। इसी तरह से हम y बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y बार की वैल्यू विल बी M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 सो ऑन अपॉन टोटल M। अब लेट्स सपोज अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली है, हर एक पॉइंट पे एक जैसी ही डेंसिटी है, तो हम निकाल सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी। तो यहाँ से अगर मास निकालना हो तो दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब हर एक बॉडी का अपना अलग अलग वॉल्यूम होगा, तो यहाँ से एक्स बार अगर कैलकुलेट करना हो तो दैट विल बी एम की जगह डेंसिटी इनटू V1 लिखेंगे। V1 इज़ द वॉल्यूम एंड x1 प्लस डेंसिटी इनटू V2 x2 प्लस डेंसिटी इनटू V3 x3 एंड सो ऑन अपॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, और इसको सॉल्व करके अगर डेंसिटी डेंसिटी या कैंसिल कर दे, ऊपर से डेंसिटी कॉमन ले ले तो रो कॉमन आ जाएगा। ऊपर जो बचेगा V1 x1 प्लस V2 x2 प्लस V3 x3 प्लस सो ऑन। ये वॉल्यूम मैं इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ, इस तरह का साइन मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि वेलोसिटी जो है उसका भी V ही नोटेशन रहता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो V डैश है ये वॉल्यूम के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो आप भी ऐसा नोटेशन फॉलो कर सकते हैं, रो इनटू टोटल वॉल्यूम। अब रो से रो कैंसिल हो गया, सो एक्स बार यहाँ से अगर वॉल्यूम की टर्म में देखें तो वॉल्यूम की टर्म में ये आ गया V1 x1 प्लस V2 x3 प्लस V3 x3 सो ऑन अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब जो टोटल वॉल्यूम है दैट कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन। जितने भी आपकी शेप्स है, जितनी भी फिगर्स यहाँ पर एक फिगर को बना रही है, उतने हम यहाँ पर प्लस करके टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्स बार, और वाई बार वॉल्यूम की टर्म में निकालना हो तो दैट विल बी V1 y1 प्लस V2 y2 प्लस V3 y3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम वाई बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्स बार भी कैलकुलेट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तीन तरह से हमने कैलकुलेशन देखी यहाँ पर। एक तो एक्स बार वाई बार निकाल रहे हैं तो वेट की टर्म में निकाल रहे हैं, दूसरा हमने देखा मास की टर्म में निकाल रहे हैं एक्स बार और वाई बार, तीसरा हमने देखा वॉल्यूम की टर्म में निकाल रहे हैं। तो मेथड सेम, सबका सेम है, हम टर्मिनोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ टेबल्स दे रखे हैं और ये मैंने वरिंदर सिंह की जो अप्लाइड मैकेनिक्स की बुक है कैप्सन पब्लिकेशन की, तो उससे ये टेबल उठाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो टेबल 1 है दैट इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर। ये दोनों फिगर जो है फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेंट्रॉइड आपको शो करवा रही है। और जो थर्ड है, थर्ड फिगर, ये CG कैलकुलेट कर रही है जो सॉलिड्स बॉडी है उनके लिए। तो जब हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स या फिर लेमिना, रेगुलर लेमिनास की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एरिया की बात करते हैं। ठीक है, जब हम सॉलिड बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम या तो वेट की बात करते हैं या मास की बात करते हैं या फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रॉइड पे आते हैं। अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है किसी रेक्टेंगल का, तो यहाँ पर नोटेशन जो है रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो b है और h इज़ द हाइट, b इंटू एच कैन बी रिटन एज एरिया। और जो x बार है, x बार इज़ द दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्नर, क्योंकि रेफरेंस ऑफ एक्सिस हम इसी
साइड से लेते हैं, बॉटम से और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से। ओके, तो डिस्टेंस यहीं से कैलकुलेट हो रहा है, एक्स बार और वाई बार का डिस्टेंस। तो एक्स बार जो है वो b/2 लेते हैं रेक्टेंगल के लिए, और h/2 लेते हैं जो पॉइंट G है वो यहाँ लाई कर रहा है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम इज़ वाई बार, और वो h/2 के इक्वल आता है। अगर ग्राफिकली हमें निकालना हो तो रेक्टेंगल के डायगनल बना के उनका जहाँ डायगनल क्रॉस करेगा एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स, वहाँ पर पॉइंट G लाई करेगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये ग्राफिकल मेथड के लिए है। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में साइड जो है वो इक्वल होती है, बी इस तरफ की साइड है, इस तरफ की साइड, बी इंटू बी। एरिया, एरिया इंपॉर्टेंट है, आपको एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए हर एक फिगर का। और जी की डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, ये भी आपको रिमेंबर करके रखना है। पैरेललोग्राम है, फिर ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो एक्स बार है वो यहाँ इस पॉइंट से लिया जा रहा है, तो ट्राइंगल की शेप डिफरेंट डिफरेंट की हो सकती है। पोजीशन जो है इस तरह की ट्राइंगल शो हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो इस तरह से शो हो रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इसको चेंज करके रखा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि डायरेक्शन जो है b/2 और h/3 किस तरफ से हम ले रहे हैं। फिर सर्कल में ये होगा, सेमी सर्कल में आपके पास जो y बार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ रही है, वो 4r/3 आ रही है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल अगर देखें तो वहाँ पर जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करके आती है एक्स बार और वाई बार की, वो ये है। इसी तरह से ट्रेपीजियम के लिए ये वैल्यू है, और सर्कुलर सेक्टर है, आर्क ऑफ सर्कल है। फिर आगे अगर हम सी जी ऑफ रेगुलर सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म में हमने जो है कैलकुलेट करना है एक्स बार और वाई बार। तो राइट सिलेंडर के लिए एक्स बार जो है आर्क के इक्वल आ रहा है, और h/2 के इक्वल जो है वाई बार आ रहा है। सफ़ियर के लिए देखें तो आर आर आ रहा है, एक्स बार भी और वाई बार भी, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सॉलिड हेमी सफ़ियर है, कोन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट सर्कुलर सॉलिड कौन है, राइट सर्कुलर होलो कौन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने, ये रिमेंबर करके रखने हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द सी जी ऑफ टी सेक्शन ऑफ 12 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको टी सेक्शन के जो है नॉमेनक्लेचर के बारे में पता होना चाहिए। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द फ्लेंज, इसे फ्लेंज बोलते हैं, और दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द वेब। अभी यहाँ डायमेंशन इस तरह से दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से डायमेंशन अगर दिए हो क्वेश्चन में टी सेक्शन के तो वो क्या स्पेसिफाई करते हैं। जो 12 सेंटीमीटर है दैट इज़ द विड्थ ऑफ दिस फ्लेंज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, और हमारे पास जो 13 सेंटीमीटर दे रखा है दैट इज़ द डेप्थ ऑफ दिस टी सेक्शन, और जो 3 है दैट इज़ द थिकनेस ऑफ दीज सेक्शंस। अब आपके पास जो डायमेंशन दे रखे थे वो हमने यहाँ पर कर दिया, दिस इज़ द विड्थ, दिस इज़ द डेप्थ एंड दिस इज़ द थिकनेस। ओके, आपको डायमेंशन अलग से भी दे दिए हो सकते हैं कि फ्लेंज की जो विड्थ है ये दे रखा हो और थिकनेस दे रखी हो इस तरह से, और वेब का अलग से दे रखा हो, वेब की जो डेप्थ है वो दे रखी हो और थिकनेस यहाँ पर ये दे रखी हो, ठीक है। तो अलग से भी डायमेंशन दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में, और एक साथ भी आपको क्वेश्चन में इसके डायमेंशन दिए जा सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वो आपको एक्सिस ऑफ रेफरेंस सबसे पहले शो कर देना है। एक्सट्रीम लेफ़्ट से हम लेंगे और एक्सट्रीम बॉटम से हम लेंगे। अब जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस है फर्स्ट स्टेप, वो हम एक्सट्रीम बॉटम से लेंगे। ये एक्सट्रीम बॉटम है फिगर का, तो ये जो एक्सिस है ये एक्सट्रीम बॉटम पे लिए, और दूसरी एक्सिस जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हर एक फिगर में हम ऐसा ही करेंगे, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई। सेकंड स्टेप होता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करने का। अगर हम हॉरिजेंटल वाली एक्सिस देखें तो ऊपर को
कुछ और एरिया आ रहा है, नीचे को कुछ और एरिया आ रहा है। और अगर हम वर्टिकली देखें, वर्टिकली अगर हाफ डिवाइड किया कर दिया जाए इस तरफ से, तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जा रही है, लेफ्ट साइड को भी सेम एरिया आ रहा है, राइट साइड को भी सेम एरिया आ रहा है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस वो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसे हम y डैश के नाम से लिख रहे हैं। अब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड सेम एरिया आ रहा है और राइट साइड सेम एरिया आ रहा है, इसीलिए इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिया जा रहा है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेने से क्या बेनिफिट होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हमें ये पता चल जाता है कि जो इस लाइन पे, कहीं ना कहीं इस लाइन पे सी जी लाई करेगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिगर के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस लाइन पे होगा, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। अगर जी इस लाइन पे लाई करेगा तो जो ज़ीरो से ये वाला डिस्टेंस है ये हमारे पास आइडेंटिफाई हो चुका है। सो दिस डिस्टेंस, ये हमारा एक्स बार होता है, तो एक्स बार डिस्टेंस हमारा आइडेंटिफाई हो गया है। तो एक्स बार विल बी हाफ ऑफ, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 12। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, इधर हाफ है, इधर हाफ है, तो 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर इज़ द एक्स बार। अब हमें सिंपल वाई बार निकालने की ज़रूरत है। तो वाई बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस फिगर को, ये दो रेक्टेंगल से मिलके बनी है ये फिगर। दिस इज़ द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड दिस इज़ द सेकंड रेक्टेंगल। तो ये हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल लेने की वजह से अब हम अलग अलग बॉडी इसको कंसीडर करेंगे। तो अलग मूवमेंट की जो इक्वेशन है उससे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जो वाई बार है दैट इज़ इक्वल टू, उसका फॉर्मूला a1y1 प्लस a2y2। अब दो ही फिगर है इसीलिए a1 और a2 ही कंसीडर किया जा रहा है, अपॉन a1 प्लस a2 इज़ द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। तो यहाँ से हमें a1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। a1 जो है वो ये वाला रेक्टेंगल है, इसकी जो विड्थ है वो हमारी 12 और थिकनेस जो है वो 3 है। तो एरिया जो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट एरिया इज इक्वल टू 12 इंटू 3, दिस इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी तरह से A2 जो है वो नीचे वाला रेक्टेंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये रेक्टेंगल, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ 10 इंटू 3। अब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये ऊपर 13 है टोटल और ऊपर 3 है। सो दिस इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम y1 की बात करें, जो इसका g1 है वो कहीं इस पॉइंट पे लाई करेगा, और जो g2 है वो इसके मिडल में लाई करेगा यहाँ पर रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल का g हमें पता है कि कहाँ लाई करता है, हम यहाँ पर लिखेंगे y1। अब उसका जो डिस्टेंस है y1 डिस्टेंस, वो हम इस एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक कितनी वैल्यू आ रही है। तो g1 की अगर बात करें, ये रेक्टेंगल इस 3 सेंटीमीटर का हाफ होगा, दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। और अगर टोटल y1 की बात करें तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ टोटल होगा, इस एक्सिस से काउंट करेंगे। सो दिस डिस्टेंस विल बी 10 प्लस 1.5 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। और y2 की बात करें तो y2 सिंपल, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका y2 यहाँ से काउंट करेंगे y2 की डिस्टेंस। तो y2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 10 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब y1 आ गया, y2 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया। तो y बार कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 36 इंटू y1 है 11.5 प्लस a2 है 30 इंटू y2 है 5 अपॉन 36 प्लस 30 इज़ द एरिया। सो यहाँ से y बार कैलकुलेट करें तो y बार इज इक्वल टू 8.54 सेंटीमीटर। सो यहाँ से x बार कैलकुलेट हो गया 6 सेंटीमीटर एंड y बार कैलकुलेट हो गया 8.4 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 6
एंड 8.4 सेंटीमीटर इज़ द जी पॉइंट। तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर टी सेक्शन कैलकुलेट हो चुका है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन रिमूव्ड सेक्शन। ये रिमूव्ड सेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 75 का जो ये सेमी सर्कल है, ये यहाँ पर रिमूव्ड है, और जो ये लाइन वाला जो शेप आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में फिगर इतनी ही है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फिगर्स यहाँ पर लेनी पड़ेगी। दिस इज़ द ट्राइंगल, दिस इज़ द रेक्टेंगल सेकंड वाला, और थर्ड वाला जो है रिमूव्ड सेक्शन है, वो सेमी सर्कल है। तो इन तीनों फिगर्स के लिए आपको अलग से A1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, A2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, A3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये एक्चुअल में ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। A1 इज़ हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो हाफ बेस जो है इसका, वो हमारा यहाँ पर 150 है, और हाइट जो है बेस 150, हाइट जो है वो भी 150। सो हाफ 150 इंटू 150, दिस इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करके आ रहा है 11250 mm²। ऑल डायमेंशन आर इन mm, सो mm लिया है इसको। A2 जो है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया है 150 इसकी हाइट है या डेप्थ बोलो, और विड्थ जो है इसकी 150 ही है। सो इट इज़ 150 इंटू 150, दिस इज इक्वल टू 2250 mm²। एंड A3 जो है वो सेमी सर्कल है, दिस इज हाफ ऑफ πr² होता है सर्कल का एरिया, r जो है रेडियस दैट इज 75²। सो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 8835.75 सेंटीमीटर²। आफ्टर दैट हम X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 ये सब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेफरेंस एक्सिस है वो हमारी यहाँ पर ऑलरेडी एक्सट्रीम बॉटम में X वाली और एक्सट्रीम लेफ्ट में Y वाली एक्सिस दी हुई है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसके रेफरेंस से ही कैलकुलेट होगा। और सिमिट्री इसमें बनने ही रही है क्योंकि एरिया डिफरेंट है। रिमूव्ड सेक्शन में सिमिट्री यहाँ पर आपकी शो नहीं हो रही है, अदरवाइज अगर रिमूव्ड सेक्शन नहीं होता, दो ही आपका ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल होता, तो सिमिट्री यहाँ पर बन जानी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y1 अगर कैलकुलेट करें, y1 जो है वो हमारा इस रेक्टेंगल का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका जो g है, लेट्स सपोज वो इधर कहीं लाई कर रहा है, दिस इज़ द g1 इधर लाई करेगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए फ्रॉम दैट टेबल। जो ट्राइंगल है उसका g यहाँ मिड पॉइंट से जो बॉटम है वहाँ से ऊपर y बार जो लाई करता है, y बार दैट इज़ h/3। तो h/3 जो डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ लाई करेगा, दैट इज़ 150/3। लेकिन टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तभी हमारा y1 आएगा। सो y1 इक्वल टू, नीचे से 150 है रेक्टेंगल की लेंथ, और ये हो गया 150/3। ओके, सो दिस y बार इज इक्वल टू 200 mm। और इसी तरह से x1 निकालेंगे। फॉर दिस x1 इज़ 150/2, दैट इज़ 75 mm। और y2 कैलकुलेट करेंगे। y2 जो है रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल का तो 150/2 डायरेक्ट आ जाएगा, दैट इज़ 75 mm। वैसे ही यहाँ पर x2 भी आ जाएगा 150/2, दैट इज़ 75 mm। और यहाँ पर y3 कैलकुलेट करें तो सेमी सर्कल के लिए जो y3 है वो r के इक्वल आता है, दैट इज़ 75 mm। और जो x3 है दैट इज़ इक्वल टू, दैट विल बी 4r/3 एंड r इज़ 75/3,
और इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 31.83 mm। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार निकालते हैं। तो एक्स बार विल बी a1 x1 प्लस a2 x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये थर्ड सेक्शन है ये रिमूव्ड सेक्शन है, ये रिमूव किया गया है, तो इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ना कि प्लस करेंगे हम यहाँ पे। दिस इज a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 11250 इंटू x1 की वैल्यू है 75 प्लस फिर a2 की वैल्यू 22500 इंटू x2 की वैल्यू 75। सो ये माइनस हो जाएगा एंड हेयर ऑल्सो इट विल गेट माइनस, यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो x बार की वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल टू 90.3 mm। और इसी तरह से y बार कैलकुलेट करेंगे तो y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। सो यहाँ से y बार की वैल्यू ये सारी पुट करके दैट विल बी इक्वल टू 131.4 mm। दिस विल बी द y बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है दैट इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर with diameter 20 centimeter and an altitude of 25 centimeter is topped by a right circular cone of same diameter and height of 16 centimeter. Find the center of gravity of the composite body. अब यहाँ पर एक सिलेंडर है, राइट सिलेंडर, इसकी जो हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर, उसके ऊपर ये कोन लाई कर रही है और कोन की जो हाइट है वो भी दे रखी है आपके पास दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। और जो ये लेंथ है दिस डायमीटर इज़ गिवन एज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस विल बी इन बॉटम एंड इन एक्सट्रीम लेफ्ट, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक्स बार की वैल्यू यहाँ से सीधी मिल जाएगी। सो एक्स बार ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20/2 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है और राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, तो वो 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इनका वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब आर जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू 10 स्क्वेयर इंटू एच जो है वो 16 सेंटीमीटर है। डाया यहाँ पर दे रखा है 20, तो बेस जो है कोन का उसका डाया भी 20 ही है, तो रेडियस उसकी 10 आ जाएगी। सो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 1675.52 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से V2 वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज़ गिवन बाय पाई आर स्क्वेयर कैपिटल H, that is pi into 10 square into h is the 25, so this will be 7853.98 सेंटीमीटर क्यूब। x बार हमने निकाल दिया है, y बार निकालना है तो y1 निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितने डिस्टेंस पर लाई करता है, तो वो हम टेबल में एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन जो है उसका CG देखें तो CG यहाँ लाई कर रहा है और वो बेस से h/4 के डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। और अगर हम बात करें CG ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज़ एट y बार जो है वो h/2 के डिस्टेंस पर लाई कर रहा है।
ठीक है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दिस डिस्टेंस इज h/4 एंड अगर इसका g यहाँ लाई करता है तो ये डिस्टेंस हमारा h/2 होता है। ये हमने टेबल से देखा। सो y1 विल बी 25 प्लस h/4 दैट इज 16/4, ये 4 से कैंसिल हो गया। 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर y1 आ गया। वैसे ही हम y2 निकालेंगे, y2 इक्वल टू h/2 होगा 25/2 दैट विल बी 12.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से अगर हम y बार कैलकुलेट करें तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ 1 y1 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये वैल्यू सारी पुट करेंगे तो y बार की वैल्यू आ जाएगी। तो y बार कैलकुलेट करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15.4 सेंटीमीटर। अब ये जो y बार है वो 15.4 सेंटीमीटर कहीं इधर लाई कर रहा है इस पॉइंट पे। तो जो g पॉइंट है वो हमारी फिगर का इधर लाई कर रहा है, और ये g पॉइंट के डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्रॉम अपेक्स ऑफ द कोन। अब कोन के अपेक्स से वो कितने डिस्टेंस पे है वो हमें बताना है। सो g फ्रॉम अपेक्स ऑफ कोन विल बी, तो टोटल हाइट जो है अपेक्स तक वो है 16 प्लस 25, माइनस करेंगे इससे 15.4, तो लास्ट में जो आएगा 25.6 सेंटीमीटर दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम अपेक्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस फिगर। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक यहाँ हमारा है फ्रस्टम ऑफ कोन। दिस थिंग इज कॉल्ड एज द फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसमें जो है कोन का जो टॉप है वो हमारा निकाल दिया जाता है, वो रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सेक्शन रिमूव कर दिया गया। ठीक, अब इस फ्रस्टम ऑफ कोन की हमें निकालनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जी जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम फुल कोन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला जो सेक्शन है ये हमने अटैच कर दिया। तो फुल कोन को हमने जो है 1 मान लिया, फिगर 1, और ये जो कोन रिमूव किए ये हमने 2 मान लिया, फिगर 2। तो इसका जो हम निकलेगा वॉल्यूम दैट इज़ v1, और इसका x1 v1 निकलेगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा v2 निकलेगा, x2 v2 सॉरी y2 निकलेगा। v1 जो है वो वॉल्यूम है, v2 जो है वॉल्यूम ऑफ 2 है। ठीक है, तो लास्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे x बार तो आपका एक्सिस ऑफ रेफरेंस से ही आ जाएगा। ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लेंगे तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। और जब हमें y बार निकालना होगा तो y बार विल बी v1 y1 माइनस करना पड़ेगा इससे v2 y2 अपॉन v1 माइनस v2। तो इस तरह से y बार यहाँ पर निकलेगा। इस तरह के क्वेश्चन रिमूव्ड सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। दिस वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।